नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, सभी मस्त होंगे। और दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर चैप्टर टू चैप्टर चल रहे हैं और आप बहुत अच्छे से उनको प्यार दे रहे हो और आपके समझ में भी आ रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर आज का जो सेशन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के सेशन में दो चैप्टर कवर करेंगे। और दोस्तों, दो चैप्टर कौन कौन से होंगे, आइए यहाँ पे पहला चैप्टर होगा आपका सिंक्रोनस मोटर। जी हाँ, सिंक्रोनस मोटर, और उसके साथ में होगा दोस्तों अल्टरनेटर। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है दोस्तों, तो दोनों चैप्टरों को आज कवर कर लेते हैं। और दोस्तों, कल देखना ना भूलिएगा, कल की जो क्लास है और भी अहम होने वाली है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। उसमें पूरा पावर सिस्टम कवर करेंगे दोस्तों। कल संडे होगा लेकिन वहां पे कल क्लास लगेगी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पूरा पावर सिस्टम जिसमें उत्पादन, आपके पारेषण और वितरण, पूरा का पूरा तीनों टॉपिकों का पूरा जो कॉम्बो है, आपके 3-4 पॉइंट दे रखे, वो सारा कल क्लास में कवर हो जाएगा। हाँ, मैं एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर जो आपके यहाँ पे दोस्तों जो पीडीएफ आप कह रहे हो, जैसे कि सेशन जो अपना चलता है, जैसे कि मैं बात करूंगा, यहाँ पे ये चैप्टर होगा भाई। यहाँ पे जो आपके पूरा का पूरा जो चैप्टर होता है, वो चैप्टर, इस चैप्टर की जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको कहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों? तो ये पीडीएफ आपको, जो आपकी पीडीएफ है, पीडीएफ जो ये क्लास नोट्स है, इसकी पीडीएफ आपको आदर्श आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप, आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप को आप डाउनलोड करना, ठीक है। और आज जैसे ही आप डाउनलोड करते हो उसको रजिस्टर्ड करना, रजिस्टर्ड करके आराम से उसके अंदर पीडीएफ सेशन दे रखा है, उसमें से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो मेरे दोस्तों। तो आराम से वो डाउनलोड हो जाएगी दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज। क्लियर? तो वहां पे आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड करके और पूरा रिवाइज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, वीडियो जरूर देखा करो। इसमें क्यों, समझाने की जो भाषा शैली है वो सीधे माइंड में अटैक करती है और सीधा ऐसे कैसे छप जाता है, ठीक है। आइए यहां पर चलते हैं सीधे, और चैप्टर है दोस्तों यहाँ पे सीधा कि तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर। अब दोस्तों, जो तुल्यकालिक जो मोटर होती है, ये तुल्यकालिक मोटर क्या होती है, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको बहुत अच्छी वे में। तो दोस्तों, यहां पर सीधे चलते हैं और ये लीजिएगा। अब तुल्यकालिक मोटर क्या होती है समझिएगा दोस्तों। यहां पे सीधा सा मैं ये कहता हूं कि भैया ये है स्टेटर, ठीक है। यानी कि मैं सीधा ये कहता हूं कि यहां पे ये बनाया मैंने क्या, स्टेटर। अब दोस्तों, यहां पे ये अगर स्टेटर है तो यहां पे इसके अंदर होंगे पोल। तो ये हमने बना दिए क्या, इसके अंदर पोल। और इसके बीच में मेरे दोस्तों यहां पे क्या होगा, ये घूमने वाला भाग होता है। तो ये दोस्तों क्या होगा, इसमें ये घूमने वाला भाग होता है जिसे हम कहते हैं रोटर। और इसके ऊपर यहां पर क्या लपेटी जाती है दोस्तों, वाइंडिंग होती है। ये वाइंडिंग होती है दोस्तों, और इसका कनेक्शन करके और यहां से ये दो तार निकाल लिए जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसको दी जाती है डीसी सप्लाई। इसको कौन सी सप्लाई देंगे हम, यहाँ पे डीसी सप्लाई दी जाती है। और यहाँ पर ये जो वाइंडिंग होती है, ये जो वाइंडिंग होती है मेरे दोस्तों, ये तो ये जो वाइंडिंग होगी, इसको सप्लाई दी जाती है एसी। और एसी भी कौन सी, 3 फेज एसी, जो 415 वोल्टेज देते हैं। जबकि इसको डीसी देते हैं जो 110 वोल्टेज डीसी हम प्रदान करते हैं, जो एक्साइटर के द्वारा हम इसको देते हैं। दोस्तों, ये शुरू में क्या होती है आपके मोटर, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर जो चुंबकीय लॉकिंग दोष होता है, उसके कारण ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसको बढ़ाने के लिए, यानी इसको स्टार्ट करने के लिए शुरू में कौन सी ऊर्जा देते हैं, तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा शुरू में दी जाती है। अब दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर कहते क्यों है, ये चीज समझिएगा। जैसे हम सप्लाई देते हैं तो दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे क्या पैदा हो जाता है, ये चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाता है और ये गति करने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 फेज होते हैं, 3 फेज के कारण यहाँ चुंबकीय फ्लक्स गति करता है। और ये जो गति होती है, इस गति को कहते हैं हम सिंक्रोनस गति। क्या कहते हैं, सिंक्रोनस गति। अब दोस्तों, बीच वाला भाग घूमेगा, जैसे कि अपने प्राइम मूवर के द्वारा घुमा दिया तो घूमेगा,
तो यहाँ पे अब इसकी जो गति होती है ना, इस रोटर की गति यानी एन आर गति, तो दोस्तों जिस समय रोटर गति और सिंक्रोनस गति आपस में क्या हो जाती है दोस्तों, बराबर हो जाती है, तो उस समय ये मोटर क्या कहलाएगी, सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वह मोटर जिसकी रोटर गति सिंक्रोनस गति के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सीधा कहेंगे सिंक्रोनस मोटर के नाम से जानेंगे, तुल्यकालिक मोटर के नाम से जानेंगे। और मेरे दोस्तों इस जगह आप बोलो सप्लाई दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, दे रहे हो। कौन सी दे रहे हो, तो रोटर पे डीसी सप्लाई देते हैं, और बोलो स्टेटर पे कौन सी सप्लाई देते हो, एसी। तो दो जगह सप्लाई देने के कारण बोलो ये डबल एक्साइटेड मोटर बनी कि नहीं बनी, ये दो जगह यानी दोहरा उत्तेजन मोटर होती है, तो दोस्तों ये डबल एक्साइटेड मोटर होती ही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे अब आगे की ओर चलते हैं, तो अब देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट यहां पे सीधा हम चर्चा करते हैं दोस्तों, और ये लीजिएगा। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं उपनाम, कि यहां उपनाम क्या क्या है। तो तुल्यकालिक मोटर को सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, ठीक है। और इस तुल्यकालिक मोटर को तुल्यांकी मोटर कहते हैं। इसी को मेरे दोस्तों समकालिक मोटर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये समकालिक का मतलब होता है समान गति पर कार्य करती है। इसकी गति चाहे तो यानी कि लोड बढ़ाओ चाहे घटाओ, इसकी गति कम ज्यादा नहीं होती, समान गति पर काम करती है, इसलिए इसको समकालिक मोटर कहते हैं। डबल एक्साइटेड, तो मैंने बताया कि इसके रोटर पे यानी घूमने वाले भाग पर डीसी सप्लाई देते हैं, और स्थिर भाग पर कौन सी सप्लाई देते हैं, तो हम एसी सप्लाई देते हैं, इसलिए ये डबल एक्साइटेड मोटर कहलाती है। और डबल एक्साइटेड मोटर को ही हिंदी में क्या कहते हैं, दोहरा उत्तेजित मोटर कहते हैं। अब दोस्तों यहां पे आगे चलते हैं, तो यहां पे डेफिनेशन देखिएगा इसकी क्या है। तो वह एसी मोटर जो सिंक्रोनस गति का मतलब क्या हो गया, एनएस, जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स घूम रहा था वो, तो सिंक्रोनस गति पर चलते हुए वैद्युतिक ऊर्जा को बोलो किस में बदल दे, यांत्रिक ऊर्जा में, यानी शाफ्ट घूम जाए, तो वह मोटर बोलो क्या कहलाएगी, सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। इस मोटर में जो रोटर की गति है, रोटर गति बोले तो मेरे दोस्तों एन आर, सिंक्रोनस गति यानी सिंक्रोनस गति का मतलब हो गया एन एस के बराबर, यानी दोनों गति दोस्तों क्या हो जाए, यहां पे बराबर हो जाए। एन आर और एन एस गति जब बराबर हो जाती है तो मेरे दोस्तों मोटर क्या कहलाएगी, तो मोटर आपकी कहलाती है कौन सी, सिंक्रोनस मोटर कहलाती है, यानी तुल्यकालिक मोटर कहलाती है। इस मोटर के स्टेटर को तो बोलो क्या देंगे, 3 फेज एसी सप्लाई देंगे, तथा रोटर को बोलो कौन सी देंगे, डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं, जिसके कारण इसे डबल एक्साइटेड मोटर कहते हैं। अरे बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूं, यहां से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होने दूंगा, बस आप शुरू से एंड तक बने रहिएगा। और इस वीडियो को आप प्लीज अपने ग्रुपों में जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों, बस इतना सा ही मैं कहना चाहूंगा आपसे, बस ज्यादा नहीं कहूंगा, ठीक है। अब दोस्तों ये देखो, यह अस्वचालित यानी 3 फेज मोटर होते हुए भी मेरे दोस्तों ये मोटर क्या होती है, अस्वचालित यानी नॉन सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। यह डैम्पर वाइंडिंग के साथ सेल्फ स्टार्ट होती है दोस्तों। इसके अंदर जुगाड़ किया जाता है, शुरू में तो नहीं हुई ना, लेकिन बाद में जुगाड़ लगाया जाता है, यानी कि जो मोटर का जो रोटर होता है उसके पोल पर एक वाइंडिंग होती है जो शॉर्ट सर्किट मोटे तांबे तार की बनाई जाती है, उसे डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं, उसे अवमंदक वाइंडिंग कहते हैं, उसे एमोर्टिसायर वाइंडिंग कहते हैं। तो इस डैम्पर वाइंडिंग के साथ ये क्या हो जाती है, स्वचालित हो जाती है। सिंक्रोनस मोटर को प्रारंभ करने के लिए बोलो किसकी आवश्यकता होती है, क्या अपने आप प्रारंभ हुई क्या, जी नहीं, इसको प्रारंभ करने के लिए दोस्तों किसकी आवश्यकता पड़ी, तो हम कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह मोटर अग्रगामी, पश्चगामी व इकाई, वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, ध्यान रखना। जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछे कि भैया किस पर काम करती है, तो हम कहेंगे सीधा अग्रगामी पावर फैक्टर पर, पश्चगामी पावर फैक्टर पर और इकाई पावर फैक्टर, यानी तीनों पर काम करती है। लेकिन तीनों में से अगर एक पूछने की कोशिश करे वो या पूछे तो सीधा ठोक देना, इकाई पावर फैक्टर पर काम करती है। अरे बोलो किस पर काम करेगी, अरे इकाई पावर फैक्टर पर काम करती है दोस्तों, क्लियर। तो यहां पे इकाई पावर फैक्टर पर काम करेगी, सामान्यतः यह इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती है। अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं
कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो 150 किलोवाट से लेकर के आपकी 15 मेगावाट क्षमता में होती है। क्या क्या क्या? 150 किलोवाट से लेकर के 15 मेगावाट क्षमता में होती है। बहुत पावरफुल मोटर होती है, ध्यान रखना, सिंक्रोनस मोटर को अड़के मत लेना। इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? शून्य। भाई शून्य क्यों बता रहे हो? क्योंकि सेल्फ स्टार्ट ही नहीं होती, इसलिए शून्य होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क। इसे नो लोड पर चलाया जाता है। शुरू में किस पर चलाया जाता है? नो लोड पे, क्योंकि ये चालू ही नहीं हो रही तो पहले तो नो लोड पे ही चलाएंगे ना। सिंक्रोनस मोटर की क्षमता केवीएआर यानी किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव केवीएआर होती है दोस्तों। जब इसे अग्रगामी पावर फैक्टर पर चलाया जाता है तो इसकी रेटिंग क्या होती है? केवीएआर होती है। सिंक्रोनस मोटर की जो साइज पूछ ले तो वो केवीए होती है। क्या साइज पूछ ले तो केवीए होती है। अब दोस्तों समझो ध्यान से, कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली में क्या है? तो इस मोटर के स्टेटर को, इस मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। थोड़ा सा दोस्तों ये थोड़ा सा पेज है जो हल्का सा धुंधला आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्कैन करने में थोड़ी दिक्कत हो। इस मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है तो इसमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र रोटर पोल से टकराता है। किससे टकराएगा? रोटर पोल से टकराता है तो समान ध्रुव के क्या बन जाते हैं? पोल यानी एन एन बन जाते हैं या फिर एस एस बन जाते हैं और दोनों के मध्य क्या हो गया? प्रतिकर्षण बल हो गया। अरे क्या पैदा हो गया? दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है जिससे रोटर आगे खिसकता है। लेकिन स्टेटर पोल की ध्रुवता एसी धारा के कारण वापस बदल जाती है, क्योंकि प्लस से माइनस जाएगा तो ध्रुवता तो बदलेगी, ध्रुवता बदल जाती है जिससे दोनों पोलों के मध्य वापस आकर्षण हो जाता है तो रोटर को वापस खींच लेता है जिससे रोटर वापस पीछे आ जाता है और रोटर इसी प्रकार कंपन करने लगता है, यानी कंपन करता रहता है और जिससे मोटर स्टार्ट नहीं होती है। दोस्तों इसमें ऐसे होता है जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, ये और ये पोल होता है, एक पोल ये होता है। जैसे मैंने कहा एन है, ये भी एन है और ये एस है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूंगा सीधा ये, तो जैसे यहाँ पे ये है, अब यहाँ प्रेजेंट में इन दोनों के मध्य क्या होगा? एन है, एन है तो प्रतिकर्षण होगा ना। तो जैसे ही अब ये प्रतिकर्षण होगा तो ये रोटर क्या होता है? आगे खिसकता है। यूं आगे जैसे खिसकेगा, यहां से यहां तक खिसकेगा तो धारा भी तो आगे बढ़ेगी। धारा जैसे ही आगे बढ़ती है और धारा नीचे आती है तो नीचे आने पर ये पोल की जो है ध्रुवता वो क्या हो जाती है? चेंज। जैसे ही ये, भाई इस पे तो डीसी दे रहे हैं तो ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो एन ही रहेगा। अब ये एस है, अब ये एस खींचने की कोशिश करेगा और ये एन धक्का देने की कोशिश करेगा, लेकिन ये नीचे आने के कारण ये एस की जगह बोलो क्या बन जाएगा? एस की जगह एन बन जाएगा। अब एन एन वापस हो गए और ये क्या हो गया? एस। तो ये वापस एन एन होने पर वापस क्या होता है? ये धक्का मार देता है इधर। तो ये भाई साहब जो है ये डमरू की तरह यहीं पे नाचता रहता है और ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। तो दोस्तों ये था पूरा रीजन। यहां पे बात करते हैं कि सिंक्रोनस मोटर चुंबकीय लॉकिंग सिद्धांत पर काम करती है। किस सिद्धांत पर काम करती है? तो चुंबकीय लॉकिंग सिद्धांत पर काम करती है। दोस्तों एन एस और एन आर अगर दोनों बराबर होते हैं तो मोटर क्या कहलाएगी? सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। मेरे दोस्तों अगर एन एस, ध्यान रखना, एन एस ज्यादा है और एन आर क्या है? कम है, तो मोटर क्या कहलाएगी? प्रेरण मोटर कहलाती है। अगर एन एस क्या है? कम और एन आर क्या है? ज्यादा है, तो बोलो मशीन क्या कहलाएगी? अल्टरनेटर कहलाता है। क्लियर? अब दोस्तों आगे देखो, सिंक्रोनस मोटर में रोटर गति सिंक्रोनस गति से न तो 1 आरपीएम कम और न ही 1 आरपीएम अधिक होती है, अर्थात सिंक्रोनस गति के क्या होती है? बराबर। दोस्तों इसमें क्या होता है कि दोनों के स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स और रोटर का चुंबकीय फ्लक्स दोनों आपस में योग हो जाते हैं और दोनों साथ साथ क्या करते हैं? फिर गति करते हैं। तो दोस्तों न तो 1 आरपीएम ज्यादा और ना 1 आरपीएम कम गति करता है। यहां पे बिल्कुल जैसे ये इसके अंदर चुंबकीय प्लस गति कर रहा है तो मान लीजिए यहां पे 950 आरपीएम गति कर रहा है, तो हमारा जो रोटर है ये भी 950 आरपीएम ही गति करेगा। ठीक है। सिंक्रोनस मोटर के भाग तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेटर। अब यहां पे स्टेटर को देखो ध्यान से।
इसमें 3 फेज वाइंडिंग 120 डिग्री के अंतर पर स्थापित करके 3 फेज 415 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई से संयोजित करते हैं, यानी स्टेटर के अंदर 3 फेज वाइंडिंग स्थापित करते हैं जो कि 120 डिग्री के अंतर पर होती है और उसको 415 वोल्टेज 50 हर्ट्ज एसी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब उसमें क्या पैदा हो जाता है, घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाता है। दूसरा भाग आता है हमारा रोटर। यह एक घूमने वाला भाग होता है और रोटर को उत्तेजित करने के लिए रोटर पर वाइंडिंग लपेटकर 110 वोल्टेज की क्या देते हैं, डीसी सप्लाई दोस्तों से प्रदान करते हैं। अब रोटर हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, कौन कौन से होते हैं, तो हम कहेंगे एक तो बेलनाकार होता है और एक सैलिएंट प्रकार रोटर होता है। और सैलिएंट प्रकार को हम समुन्नत कहते हैं और बेलनाकार को सिलेंड्रिकल रोटर के नाम से जाना जाता है। एक्साइटर यानी उत्तेजक। दोस्तों यहां पे हम ये कह रहे हैं कि जो रोटर होता है, इस रोटर पर डीसी सप्लाई पहुंचाते हैं, तो डीसी सप्लाई कौन पहुंचाएगा, तो ये एक्साइटर पहुंचाता है। एक्साइटर क्या होता है, ये एक डीसी शंट जनित्र होता है, छोटा ना, तो यह एक छोटा डीसी शंट जनित्र होता है जो 110 से 250 वोल्टेज तक की डीसी दोस्तों क्या करता है, प्रदान करता है। यह मोटर की शाफ्ट पर लगाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे प्राइम मूवर। अब ये प्राइम मूवर क्या है, अरे हम ये कह रहे हैं कि मोटर शुरू में स्टार्ट नहीं होती, उस मोटर को यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा जिसके द्वारा दी जाती है उसे हम प्राइम मूवर कहते हैं। सिंक्रोनस मोटर को प्रारंभ करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली युक्ति बोलो क्या कहलाएगी, प्राइम मूवर कहलाती है। क्लियर। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे कि तुल्यकालिक चाल किसे कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड किसे कहते हैं। तो दोस्तों जस्ट मैंने अभी बताया आपको कि ये मोटर है, ये पोल स्थापित कर दिए यहाँ पे और इसके बीच में 3 वाइंडिंग स्थापित कर दी 120 डिग्री पर। इसको हमने 3 फेज एसी सप्लाई दे दी। सप्लाई देते ही इसमें गति करने लगता है कौन, चुंबकीय फ्लक्स। ये चुंबकीय फ्लक्स जो गति कर रहा है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस गति कहते हैं। तो मोटर के स्टेटर में चुंबकीय फ्लक्स गति करता है, तो यह गति क्या कहलाएगी, सिंक्रोनस गति कहलाती है। तो NS बराबर F इंटू 120 बटा P होता है। एक होता है रोटर गति। अब इसके बीच में रोटर गति करता है, तो रोटर गति करेगा, उस रोटर को ही रोटर गति कहते हैं और इसी को मोटर गति कहते हैं। यही वास्तविक गति कहलाती है। तो मोटर में रोटर घूमता है तो इसे रोटर गति या मोटर की गति या वास्तविक गति कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं रोटर गति, जो 1500 से 1800 आरपीएम होती है। कितनी होती है लगभग, तो 1500 से 1800 आरपीएम होती है। यह मोटर की नेम प्लेट पर लिखी होती है। जो मोटर की नेम प्लेट होती है उस पर आरपीएम लिखा होता है, फलाना आरपीएम ढिकाना आरपीएम जो भी है, तो वो कौन सी गति होगी, तो रोटर गति होती है। इस मोटर में रोटर गति व सिंक्रोनस गति दोनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इस मोटर में रोटर गति व सिंक्रोनस गति का अंतर क्या होता है, तो दोस्तों दोनों का अंतर क्या होता है, 0। और दोनों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। तो बोलो स्लिप का मान कितना होता है इसमें, 0 होता है। स्लिप का मान कितना होता है इसमें, 0। सिंक्रोनस गति और रोटर गति का अनुपात, भैया दोनों बराबर है तो बोलो अंतर कितना आएगा, यहां पे अंतर अंतर तो 0 आएगा और अनुपात कितना आएगा, 1 आता है। सिंक्रोनस मोटर की स्लिप देखो, स्लिप कितनी होती है, 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि दोनों का अंतर क्या है, 0 होता है, तो अंतर को ही तो स्लिप कहते हैं। सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए किन्हीं 2 फेज आपस में बदल दिए जाते हैं। तो जो आपने प्रेरण मोटर में किया था वही हाल इसके साथ कर दो भाई। इसके 3 फेज होते हैं ये, यानी R, Y और B। तो आप क्या करो, इस B को तो इसके साथ लगा दो, Y को इसके साथ लगा दो। ये लो साहब, ये उल्टा सुल्टा कर दिया, गति चेंज हो गई तुरंत। ठीक है। नेक्स्ट, सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क के प्रकार। तो दोस्तों यहां पे बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर जो होती है तो उसके टॉर्क। अब यहां पे बात करेंगे दोस्तों, आगे देखो, तो देखो सिंक्रो यानी प्रारंभिक टॉर्क कौन सा होता है, तो यहां पे मोटर को स्टार्ट करने में जो अधिकतम टॉर्क लगाया जाता है उसे स्टार्टिंग टॉर्क कहते हैं। दोस्तों मोटर को चालू करने के लिए जो अधिकतम टॉर्क लगा रहे हैं, प्रारंभ में जो टॉर्क लगा रहे हैं वही प्रारंभिक टॉर्क कहलाता है। और इस टॉर्क को ध्यान रखना,
ब्रेक अवे टॉर्क के नाम से जाना जाता है। ब्रेक अवे टॉर्क के नाम से जाना जाता है। आगे आता है रनिंग टॉर्क। ठीक है, अब रनिंग टॉर्क यानी चालित आघूर्ण। जब मोटर रनिंग अवस्था में टॉर्क उत्पन्न करती है तो उसका अधिकतम टॉर्क ही रनिंग टॉर्क कहलाता है। देखो, एक तो प्रारंभ होने में जोर लगा रहा है और एक जब वो रनिंग अवस्था में चल रहा है, तो रनिंग अवस्था में जो अधिकतम टॉर्क होता है उसे रनिंग टॉर्क के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं और आगे देखिएगा, तो यहां पुल इन टॉर्क क्या, तो यहां पे पुल इन टॉर्क जिसे कर्षण टॉर्क भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो वह टॉर्क जो मोटर को प्रेरण अवस्था से सिंक्रोनस अवस्था में ले आता है। दोस्तों स्टार्टिंग में जो फर्स्ट राउंड होता है ना, वो सिंक्रोनस नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि शुरू के अंदर यहाँ पे सिंक्रोनस गति तो ज्यादा होती है और रोटर गति बहुत कम होती है। तो धीरे धीरे यहाँ पे ज्यादा होता है और बाद में यानी ये कम होती है गति, तो ये प्रेरण मोटर की अवस्था होती है। और जब प्रेरण अवस्था से और सिंक्रोनस अवस्था तक, यानी प्रेरण अवस्था में तो कम रहता है रोटर की गति और उस गति को बढ़ाकर लेके आते हैं सिंक्रोनस गति तक। तो प्रेरण अवस्था से सिंक्रोनस अवस्था तक लाने में जो टॉर्क लगाया जाता है उसे पुल इन टॉर्क कहते हैं। एक होता है पुल आउट टॉर्क, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो विकर्षण टॉर्क, मोटर का वह टॉर्क जो मोटर को हमें सिंक्रोनस अवस्था में बनाए रखता है, यानी कि खींच के तो लिया आया और सिंक्रोनस अवस्था तक वो बनाए रखता है। तो सिंक्रोनस अवस्था में बनाए रखने को क्या कहते हैं, पुल आउट टॉर्क कहते हैं। और एक होता है ब्रेक आउट टॉर्क। दोस्तों ये क्या करता है, ब्रेक लगा के बाहर निकालता है, यानी मोटर का वह टॉर्क जो मोटर को सिंक्रोनस अवस्था से बाहर कर देता है उसे ब्रेक डाउन या ब्रेक टॉर्क कहते हैं। क्लियर? आगे देखो, यहां पे तो यहां पे अगला आता है टॉर्क कोण। मोटर में स्टेटर पोल तथा रोटर पोल के मध्य कोण को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कोण कहते हैं। इस टॉर्क को मंदन कोण भी कहते हैं। दोस्तों यहां पे अब बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर के प्रकार। तो दोस्तों पहली आती है यहाँ पे सामान्य तुल्यकालिक मोटर यानी प्लेन सिंक्रोनस मोटर। इतनी देर से जो पढ़ रहे थे वो प्लेन के बारे में ही पढ़ रहे थे। अब दोस्तों इसका ये देख लीजिए आराम से, डायग्राम में वो नहीं है, ये तो आपका क्या हो गया, ये तो मोटर की बॉडी हो गई और ये इसके अंदर क्या हो गए, पोल, और ये बीच का घूमने वाला भाग हो गया जो रोटर कहलाता है। रोटर पर ये वाइंडिंग होती है और ये वाइंडिंग डीसी सप्लाई होती है और यहाँ पे एसी सप्लाई अपन देते हैं। क्लियर? इसका पावर फैक्टर इकाई होता है ये लो। इसका स्टार्टिंग टॉर्क बिल्कुल शून्य होता है। इसकी गति को सामान्यतः घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, यानी इसकी गति को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। रोटर की उत्तेजना बढ़ाने के लिए लीडिंग पावर फैक्टर तथा उत्तेजना घटाने के लिए लैगिंग पावर फैक्टर प्रयोग करते हैं। उत्तेजना का मतलब होता है यहाँ पे, यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ का मतलब है जैसे सपोज कीजिए 100 वोल्टेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 100 से आप ज्यादा देते हो तो ये हो गया उत्तेजना बढ़ाना। 100 से अगर ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो तो उसे कहते हैं उत्तेजना बढ़ाना, तो वो अग्रगामी पावर फैक्टर हो गया। और इसमें होता है अगर 100 से आप नीचे दे रहे हो यानी 80 वोल्टेज दिया तो ये हो गया क्या, लेकिन यानी उत्तेजना घटाना हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अग्रगामी पावर फैक्टर तथा घटाने के लिए पश्चगामी पावर फैक्टर हम प्रयोग करते हैं। क्लियर? यहाँ पे इसका उपयोग पारेषण लाइनों का पावर फैक्टर सुधारने यानी देखो, इसका उपयोग पारेषण लाइन जो भी होती है आपकी ट्रांसमिशन लाइन, उसका पावर फैक्टर सुधारने में करते हैं। मोटर जनरेटर यानी एमजी सेट जो होता है, एमजी सेट में जो एम यानी मोटर है, तो मोटर के रूप में हम कौन से प्रयोग करते हैं, पावरफुल बनाने के लिए सिंक्रोनस मोटर प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये स्टेटर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, ये रोटर आएगा। तो रोटर का चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए तो अग्रगामी पावर फैक्टर पे चलाते हैं और रोटर को घटाने के लिए पश्चगामी पावर फैक्टर पर हम चलाते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, यहां पे सामान्य तुल्यकालिक मोटर को प्रारंभ करने की विधियां। दोस्तों शुरू में यह मोटर क्या है, आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती,
तो इसको सेल्फ स्टार्ट करते हैं। देखो एक विधि है पहली पोनी मोटर, क्या तो पोनी। तो दोस्तों ये पोनी मोटर एक प्रकार की एसी सीरीज मोटर ही होती है, तो ये एसी मोटर है। इस विधि में सिंक्रोनस मोटर की शाफ्ट से एसी सीरीज मोटर की शाफ्ट को क्या कर दिया जाता है, कपलिंग द्वारा जोड़ दिया जाता है। यानी कि मैं सीधा कहूंगा कि एक तरफ सिंक्रोनस मोटर है, एक तरफ ये एसी मोटर है, और दोनों की शाफ्ट को कपलिंग द्वारा जोड़ देते हैं। अब जैसे ही ये घूम जाती है दोस्तों, लेकिन यहां अठाते नहीं है, बस ये जो मोटर है इसकी सप्लाई को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और आपकी सिंक्रोनस मोटर चालू रहती है। इसमें पोनी मोटर एसी सीरीज मोटर की गति सिंक्रोनस गति से क्या रहती है, हमेशा अधिक। यानी पोनी मोटर की जो गति है ना वो ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि अगर बराबर रहेगी तो पोनी मोटर की गति घट जाएगी, तो सिंक्रोनस में लाएगी नहीं। तो जैसे ही लोड पड़ता है तो वो थोड़ी सी घट करके उसके बराबर आ जाती है। जब सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति पर चलने लगती है तो पोनी मोटर को बंद कर देते हैं। बस यही विधि है। अब सेम टू सेम डिट्टो कौन सी है, सिंक्रोनस। तो यह विधि पोनी मोटर की विधि के समान होती है, और इसमें डीसी सीरीज मोटर प्रयोग करते हैं। अब आता है यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग, इसमें रोटर के पोल पर डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग करके मोटर को क्या किया जाता है, सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आता है ऑटो सिंक्रोनस मोटर। जो मोटर स्वतः ही प्रारंभ हो जाती है ऑटो सिंक्रोनस मोटर कहलाती है, ऑटो सिंक्रोनस मोटर कहलाएगी, और ये दो प्रकार की होती है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ प्रेरण प्रकार के ऑटो सिंक्रोनस मोटर, ये हमारी सिंक्रोनस मोटर है। इसके एक तरफ यहाँ पे क्या लगाया, एक्साइटर लगाया, और एक्साइटर क्या पैदा करता है, डीसी। तो इस डीसी को हम स्लिप रिंग के द्वारा बाहर ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये डीसी आ गई दोस्तों इधर, और अंदर जो रोटर है ना, उस रोटर पर कौन सी सप्लाई पहुंचानी है, हमको डीसी पहुंचानी है। लेकिन शुरू में ये स्लिप रिंग मोटर है, तो ये स्लिप रिंग जो मोटर है ये तो एसी सेल्फ स्टार्ट होती है। अब दोस्तों अंदर क्या होता है, जैसे ही सेल्फ स्टार्ट होता है तो पहले तो इधर ले रहे हैं, ठीक है, और इधर लेकर के और इसके द्वारा हम क्या कर देते हैं, मोटर को सेल्फ स्टार्ट कर देते हैं। अब इसको सिंक्रोनस बनाना है। सिंक्रोनस तब बनेगी जब अंदर डीसी पहुंचे। तो डीसी तो इधर है, तो ये होता है चेंज ओवर स्विच। अब चेंज ओवर स्विच को क्या करते हैं कि ये जो तीन टर्मिनल है ना, ये तीन टर्मिनल यहां आएंगे, तो इसको पकड़ के यूं कर देंगे तो अंदर पहुंचेगी भैया डीसी। अंदर जैसे ही डीसी पहुंची तो अंदर का जो रोटर होता है वो उत्तेजित हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे उत्तेजित हो जाता है, और जैसे ही अंदर उत्तेजित हो जाता है तो रोटर क्या करेगा, रोटर का चुंबकीय फ्लक्स और स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स आपस में लॉक हो जाएगा, और फिर दोनों क्या करेंगे, साथ साथ घूमेंगे। तो इस प्रकार से यहां पे अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, इस मोटर के स्टेटर पर थ्री फेज वाइंडिंग 120 डिग्री अंतर पर स्थापित करके थ्री फेज एसी सप्लाई से जोड़ते हैं। इसके रोटर पर 120 डिग्री के अंतर पर थ्री फेज वाइंडिंग स्थापित करके तीन स्लिप रिंग के द्वारा थ्री फेज रियोस्टेट व एक्साइटर से जोड़ते हैं। तो दोस्तों ये तो सिंक्रोनस मोटर, सॉरी स्लिप रिंग मोटर की तरह ही है। आगे देखो, यह प्रारंभ में प्रेरण मोटर की तरह कार्य यानी स्टार्ट होती है तथा एक्साइटर द्वारा, अब जैसे प्रेरण मोटर की तरह स्टार्ट होगी तो एक्साइटर घूमेगा, और एक्साइटर घूमेगा तो वो डीसी पैदा करेगा। डीसी वोल्टेज उत्पन्न करके रोटर को प्रदान किया जाता है, तो मोटर सिंक्रोनस मोटर की तरह कार्य करती है। इसमें प्राइम मूवर की आवश्यकता नहीं होती, इसमें प्राइम मूवर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, हमेशा उच्च होता है, और ये लोड पर स्वतः ही क्या हो जाती है दोस्तों, चालू हो जाती है। और इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, सीमेंट की मिल है, कपड़ा मिल है, रोलिंग मिल है आदि में इसका क्या किया जाता है, भारी कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है दोस्तों यहाँ पे सैलिएंट पोल ऑटो सिंक्रोनस मोटर। तो सैलिएंट पोल में दोस्तों ऐसे होता है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये पोल, ठीक है, और एक पोल इधर है, ठीक है, एक पोल इधर है ये, और एक पोल दोस्तों इधर है। तो ये पोल है। अब इस पोल पर होल करते हैं और इनमें डालते हैं मेरे दोस्तों क्या, तांबे की छड़ें, और इन तांबे की छड़ों को क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट। तो ऐसे ये फ्रंट है
और साइड से देखते हैं तो साइड से देखने पर दोस्तों ये छड़े इस प्रकार से नजर आती है। ये तो इस प्रकार से, तो ये तो पिंजरा प्रेरण रोटर बन गया। जी हाँ, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये शुरू में पिंजरा रोटर की तरह काम करेगा, और जैसे ये रोटर घूमा, और इस रोटर की शाफ्ट पर क्या जुड़ा हुआ है, एक्साइटर, तो एक्साइटर भी घूमेगा, और वो घूमेगा तो डीसी पैदा हो जाएगी, और वो डीसी कहां आएगी, इस वाइंडिंग पर, और ये वाइंडिंग आते ही इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होते ही वो इसके चुंबकीय क्षेत्र के साथ में क्या कर बैठेगा, इश्क कर बैठेगा, यानी लॉक हो जाएगा। और जैसे दोनों के चुंबकीय क्षेत्र आपस में जकड़ जाएंगे और दोनों के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स आपस में गति करने लगेंगे, और वो सिंक्रोनस मोटर बन जाती है। इस मोटर के रोटर पर सैलिएंट पोल पर शॉर्ट सर्किट तांबे के चालक स्थापित किए जाते हैं, जिससे यह रोटर पिंजरा प्रकार का बन जाता है। किसका बन जाएगा, पिंजरा प्रकार का। यह मोटर प्रारंभ में पिंजरा प्रेरण मोटर की तरह कार्य करती है। रोटर पर एक्साइटर से डीसी सप्लाई देने पर सिंक्रोनस मोटर की तरह चलती रहती है। और दोस्तों इसका उपयोग कहां करते हैं, तो इसका उपयोग पारेषण लाइन का पावर फैक्टर सुधारने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो नोट में क्या लिख रखा है, जब सामान्य सिंक्रोनस मोटर तथा ऑटो सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसे सिंक्रोनस कैपेसिटर, ध्यान रखना, सिंक्रोनस कैपेसिटर यानी कि तुल्यकालिक संधारित्र मोटर भी कहते हैं। मेरे दोस्तों जब पावर फैक्टर सुधारते हैं तो इसे अग्रगामी पावर फैक्टर पर चलाते हैं। तो जब मोटर को अग्रगामी पावर फैक्टर पर चलाते हैं ना, उस समय ये मोटर कैपेसिटर यानी सिंक्रोनस कैपेसिटर मोटर कहलाती है, यानी कि तुल्यकालिक संधारित्र मोटर कहलाती है। कब, जब अग्रगामी पावर फैक्टर पर कार्य करती है तब। निम्न गति सिंक्रोनस मशीनें अक्सर हाइड्रोलिक टरबाइन द्वारा संचालित होती है। जब सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पर चलाया जाता है तो यह अवस्था फ्लोटिंग अवस्था कहलाती है। और दोस्तों इसको जब ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर यानी कैपेसिटर की तरह चला कार्य करते हैं, यानी ओवर एक्साइटेड जो होती है मोटर, सिंक्रोनस मोटर, वो कैपेसिटर की तरह कार्य करती है, और अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर हमेशा प्रेरक की तरह क्या करेगी, कार्य करती है। अब देखो यहां पे अवस्था है और एक तरफ पावर फैक्टर है। दोस्तों ओवर एक्साइटेड है तो बोलो किसके समान काम करेगी, लीडिंग पावर फैक्टर के साथ। अंडर पे काम करेगी तो लेगिंग, और सामान्य पे क्या हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर पे कार्य करती है। तो यहाँ पे तो कैपेसिटर के समान, यहाँ प्रेरक के समान, और यहाँ पे प्रतिरोध के समान कार्य करती है। क्लियर। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं, इसके रोटर में तांबे की छड़ों को मोटे तांबे तार के द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है, जिसे डैम्पर वाइंडिंग भी कहते हैं। क्लियर। हंटिंग दोष या फेज स्विंगिंग दोष क्या होता है, तो दोस्तों हंटिंग दोष सुनो ध्यान से, सिंक्रोनस मोटर पर अचानक लोड का मान पर बढ़ाने पर रोटर कंपन यानी दोलन करने लगता है। जैसे मोटर होती है, अचानक आप पूरा एकदम से लोड बढ़ा देते हो, लोड बढ़ाने पर जो घूमने वाला भाग है रोटर, वो कंपन करने लगता है, और वो जो कंपन करने लगता है उस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, हंटिंग दोष कहते हैं। उसी को फेज स्विंगिंग दोष कहते हैं। अब दोस्तों इस दोष से बचो, तो भैया आपने जैसे लोड बढ़ाया तो लोड धारा बढ़ी थी, और लोड धारा बढ़ने के कारण वो कंपन किया था, तो उस लोड धारा जो बढ़ी थी उसको कहीं अलग से वाइंडिंग देकर उसको सहन कराओ। तो इसमें क्या करते हैं कि जो रोटर के पोल होते हैं उस पर एक अलग से वाइंडिंग और लगा देते हैं, तो वो एक्स्ट्रा जो धारा थी वो सहन कर लेगी। अब देखो ध्यान से, यहां पे बात करते हैं कि हंटिंग दोष कहते हैं। हंटिंग दोष निम्न कारण से होता है। पहला तो हो गया कि लोड परिवर्तन, ये तो मुख्य कारण होता ही होता है। वैसे वोल्टेज परिवर्तन से भी होता है और फ्रीक्वेंसी परिवर्तन से भी होता है, यानी तीनों से होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है वो किससे होता है, तो हम बात करेंगे लोड से होता है। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट निवारण क्या है, तो मोटर के रोटर पोल पर, कहां, रोटर पोल पर ध्यान रखना, रोटर पोल पर डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग करके हंटिंग दोष को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो दोस्तों डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है, अरे डैम्पर वाइंडिंग को ही अवमंदक वाइंडिंग कहते हैं, इसे ही एमोर्टिसायर वाइंडिंग कहते हैं, इसे ही स्पीज वाइंडिंग कहते हैं। स्पीज
यह मोटे तार की शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग होती है और इसे रोटर के पोलों पर स्थापित करते हैं। इसे किसी भी सप्लाई से नहीं जोड़ते हैं, इसे भैया कोई भी सप्लाई हम नहीं देते हैं। यह लेंज सिद्धांत पर काम करती है। किस सिद्धांत पर? लेंज सिद्धांत पर काम करती है। डैम्पर वाइंडिंग के कार्य, तो ध्यान से सुनो, डैम्पर वाइंडिंग के कार्य तो यहां कहेंगे सिंक्रोनस मोटर को स्वचालित करना, हंटिंग दोष कम करना और स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना, इसके क्या होते हैं? कार्य होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर के अंदर ग्राफ तैयार होते हैं, तो सिंक्रोनस मोटर पर ध्यान रखना, एक तो V बनता है या फिर आप U कह दीजिए, तो ये V या U। तो दोस्तों किस किस के मध्य बनेगा? तो ये आर्मेचर धारा और यहाँ पे मैं बात करूंगा कौन सी? लोड धारा जो होता है उसके मध्य ये बनाया जाता है। यानी कि यह वक्र Y अक्ष पर आर्मेचर धारा तथा X अक्ष पर फील्ड धारा के मध्य बनता है। फील्ड धारा और आर्मेचर धारा के मध्य बनता है। अब दोस्तों सिंक्रोनस मोटर के अंदर उल्टा V वक्र आता है। कौन सा? उल्टा V वक्र, यानी एंटी V वक्र होता है उल्टा। तो यह Y अक्ष पर पावर फैक्टर तथा X अक्ष पर फील्ड धारा के मध्य बनता है, यानी कि ये इस प्रकार से होगा। तो दोस्तों ये तो X और ये Y, तो यहां तो होगा cos थीटा यानी पावर फैक्टर और यहां होता है फील्ड धारा, और ये इस प्रकार से होता है। इधर यहां पे ध्यान रखना, ये लेगिंग होगा, ये लीडिंग होगा, और यहां पे क्या होता है? यूनिटी होता है। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर में पावर फैक्टर निम्न होने के क्या कारण है? तो दोस्तों यहाँ पे पावर फैक्टर निम्न होने के कारण है कि पावर ट्रांसफॉर्मर होता है, आर्क वेल्डिंग होता है, प्रेरण भट्टी होती है और हीटिंग एलिमेंट। ये जब सारे लोड कार्य करते हैं तो मोटर के अंदर पावर फैक्टर क्या हो जाता है? एकदम से डिक्रीज हो जाता है, यानी घट जाता है। तो सिंक्रोनस मोटर में पावर फैक्टर सुधारने की भैया कौन कौन सी विधि है? तो लाइन के समांतर क्रम में ट्रांसफॉर्मर के पास सिंक्रोनस मोटर प्रयोग करके और पावर फैक्टर बढ़ाते हैं। लाइन के समांतर क्रम में ट्रांसफॉर्मर के पास कैपेसिटर प्रयोग करके हम क्या करते हैं? पावर फैक्टर बढ़ाते हैं। तो कैपेसिटर जोड़कर हम पावर फैक्टर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी की पूरी कौन सी मोटर? सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकालिक मोटर। अब चर्चा करते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन सा? तो हम बात करेंगे मेरे दोस्तों अल्टरनेटर। ये लीजिएगा यहाँ पे अल्टरनेटर जिसे हम कहते हैं प्रत्यावर्तक। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रत्यावर्तक कहते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, अल्टरनेटर किसे कह रहे हैं? तो मेरे दोस्तों अल्टरनेटर को एसी जनरेटर कहते हैं। पहले तो उपनाम की अगर बात करूं मैं तो इसे आवर्तित एसी जनरेटर, प्रेरण जनरेटर और सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं। क्यों? अब जनरेटर का मतलब क्या है कि भैया यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल दे? तो यहां विद्युत ऊर्जा में बदल दे, तो वह मशीन बोलो क्या कहलाएगी? जनरेटर यानी एसी जनरेटर या अल्टरनेटर आप कह सकते हो। अब जनरेटर मैंने पढ़ा दिया तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो यह है हमारा अल्टरनेटर। अब अल्टरनेटर क्या है? तो हम सीधा कहेंगे ये विद्युत ऊर्जा तो पैदा कर रहा है, लेकिन कौन सी? तो ये 100% कौन सी पैदा कर रहा है दोस्तों? ये एसी पैदा कर रहा है, आउटपुट में एसी दे रहा है, इसलिए ये अल्टरनेटर है। अगर ये आउटपुट में डीसी दे देता तो ये डीसी जनरेटर बन जाता। ठीक है, अब समझो, वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किस ऊर्जा में? एसी विद्युत ऊर्जा में बदलती है, अल्टरनेटर कहलाता है। अल्टरनेटर की दोस्तों क्षमता क्या होती है? केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर या फिर एमवीए यानी मेगा वोल्ट एम्पियर होती है। अल्टरनेटर द्वारा सामान्यतः बोलो कितना? तो हम कहेंगे 11 केवी और अधिकतम 33 केवी एसी का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। जो पावर प्लांट होते हैं ना, वहां पे बात कर रहे हैं। शादी समारोह में लेके आते हैं तो 11 केवी का क्या करेंगे? शादी समारोह में तो 350 400 वोल्टेज अपन पैदा करते हैं 3 फेज में। ठीक है, अब यहां मौलिक आवश्यकता की बात कीजिए तो दोस्तों मौलिक आवश्यकता सबसे पहले तो यांत्रिक ऊर्जा जो शाफ्ट को घुमाएंगे, फिर आता है रोटर और फिर चुंबकीय क्षेत्र को रोटर में घुमाएंगे। तो यहां पे रोटर के द्वारा ईएमएफ तो पैदा हो गया, लेकिन उसको बाहर तो निकालो, तो स्लिप रिंग और ब्रश का हम प्रयोग करते हैं। तो 4 मौलिक आवश्यकता होती है, यांत्रिक ऊर्जा, रोटर, चुंबकीय क्षेत्र और स्लिप रिंग। जबकि डीसी जनरेटर के अंदर यहां स्लिप रिंग की जगह क्या आ जाएगा? कम्यूटेटर। ठीक है, नेक्स्ट, अल्टरनेटर फैराडे के चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर क्या करता है दोस्तों? कार्य करता है। अल्टरनेटर में
उत्पन्न ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम द्वारा ज्ञात करते हैं। अगर दोस्तों इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और उसमें जैसे आप रजिस्टर्ड होगे तो पेड कोर्स में जाकर के वहां पीडीएफ है, डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट आप निकलवा के और आराम से रिवीजन कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को प्लीज इतनी सी तो रिक्वेस्ट कर दिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों, है ना, क्योंकि मैं आपके लिए ही तो कर रहा हूं, कैसे भी करके ये 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 9,000 के लगभग तो अपन पहुंच ही गए, तो 1,000 की बात है, तो भाई इतने कैंडिडेट देख रहे हैं, एक सभी कैंडिडेट एक एक बार शेयर करोगे ना तो आराम से अपने सब्सक्राइबर भी हो जाएं, क्योंकि नए नए काफी लोग हैं, क्योंकि जब लोगों के मिलियन में सब्सक्राइबर है तो अपन तो लाख लाख तो बहुत दूर है, अपने तो 10,000 होने दो। तो यहाँ पे ये चीज, इसमें आउटपुट एसी प्राप्त करने के लिए स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे कि आउटपुट पैदा करने के लिए, ये आउटपुट उत्पन्न करने के लिए बोलो किसका प्रयोग करेंगे, तो स्लिप रिंग का। और स्लिप रिंग मेरे दोस्तों किसकी बनी होती है, तो यहाँ पे फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। फास्फोरस ब्रॉन्ज ऑप्शन में नहीं आए तो क्या ठोकना है, पीतल ठोकना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि अल्टरनेटर में उत्पन्न एसी ईएमएफ कैसा होगा, तो हम कहेंगे साइन वेव प्रकार का होता है। तो अल्टरनेटर के रोटर में उत्पन्न एमएमएफ तो कौन सा होगा, त्रिभुजाकार। स्टेटर में कैसा होता है, आयताकार। और वायु अंतराल में कैसा होता है, तो चपटा शीर्ष प्रकार का होता है। तो ये एमएमएफ की बात चल रही है दोस्तों, है ना, ईएमएफ नहीं एमएमएफ। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स व चालक के मध्य संबंध। चुंबकीय फ्लक्स व चालक के मध्य संबंध, दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स और चालक अगर समांतर है, समांतर 0 डिग्री या 360 डिग्री पे होता है तो उत्पन्न ईएमएफ क्या मिलेगा, न्यूनतम। अगर लंबवत 90 डिग्री पे है तो अधिकतम तो मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा, प्लस वाला मिलेगा। समांतर 180 डिग्री पे है तो न्यूनतम, और लंबवत अगर 270 डिग्री पे है तो अधिकतम, और वो भी माइनस। दोस्तों अभी मैं इसको नहीं समझा सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है, वैसे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, कम से कम आधे घंटे से ऊपर लगता है इसको समझाने में। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अल्टरनेटर के भाग, बॉडी, योक, फ्रेम, काई। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बड़ी मशीन का बाहरी आवरण क्या कहलाएगा, बॉडी। बड़ी मशीन बोलो किसकी बनेगी, कास्ट स्टील की। तो यहाँ पे छोटी मशीन किसकी बनी है, तो यहाँ पे कास्ट आयरन की बनाई जाती है। और आंतरिक कार्य की बात करते हैं तो आंतरिक भागों की सुरक्षा करना, चुंबकीय फ्लक्स के लिए निम्न प्रतिष्ठम मार्ग उत्पन्न करना होता है। यहाँ पे बात करते हैं स्टेटर। यह एक लेमिनेटेड पत्तियों से निर्मित खोखला स्थिर भाग होता है। इसमें खांचे कटे होते हैं मेरे दोस्तों, किसमें, स्टेटर के अंदर। और उसमें अपन क्या स्थापित करते हैं, इसमें वाइंडिंग स्थापित करते हैं। इसकी संरचना सिंक्रोनस मोटर व 3 फेज प्रेरण मोटर की क्या होती है दोस्तों, समान होती है। अब बात करते हैं वाइंडिंग की, इसकी बात करते हैं, क्या हुआ, वाइंडिंग की। अरे भाई हाँ जी, तो यहां पे बात करेंगे वाइंडिंग की। वाइंडिंग, तो इसमें कितनी वाइंडिंग प्रयोग करेंगे हम, 2 वाइंडिंग। कौन सी, कितनी वाइंडिंग हो जाएगी, तो हम बात करेंगे 2 वाइंडिंग। तो दोस्तों 2 वाइंडिंग होगी, और यहाँ पे पहली हो जाएगी दोस्तों फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, जिसे अपन मैन वाइंडिंग कहते हैं। और इसका, ये क्या हो रहा है भैया जी, हाँ जी, तो यहाँ पे मैन फील्ड वाइंडिंग, जिसे मैन वाइंडिंग कहते हैं। तो इसका मुख्य कार्य चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना होता है। दोस्तों गांठ बांध लेना, जो मैन वाइंडिंग होती है अपनी, इसका एक ही काम है, केवल चुंबकीय फ्लक्स पैदा करना। एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। इसका एक ही काम है क्या, कि इसका मुख्य कार्य होता है एसी ईएमएफ उत्पन्न करना होता है, यानी ईएमएफ उत्पन्न करना होता है। अब आर्मेचर वाइंडिंग को आप कहीं भी लपेटो, चाहे घूमने वाले भाग पे लपेटो, चाहे स्टेटर पे लपेटो, इसका काम केवल क्या रहेगा, ईएमएफ पैदा करना। फील्ड वाइंडिंग को आप कहीं भी लपेटो, चाहे फील्ड पोल पे लपेटो, चाहे आर्मेचर पे लपेटो, चाहे घूमने वाले भाग पे लपेटो, कहीं भी लपेटो, एक ही काम रहेगा इसका, कि क्या, कि चुंबकीय फ्लक्स पैदा करना। ठीक है,
बात करते हैं नेक्स्ट, आगे चलो। यह घूमने वाला भाग होता है, रोटर पर पोल बने होते हैं, बिल्कुल बात सही है, और इसमें वाइंडिंग स्थापित करते हैं। तो रोटर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है बेलनाकार और एक होता है सैलिएंट प्रकार होता है। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों, यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहां पे बात करते हैं, एक होता है बेलनाकार जिसे हम सिलेंड्रिकल कहते हैं, एक होता है समुन्नत ध्रुव जिसे अपन सैलिएंट पोल ध्रुव के नाम से जाना जाता है। अगर मैं इसको ध्यान से देखो इस तरह, तो बोलो इसकी लंबाई क्या है, ज्यादा, इसका व्यास क्या है, कम, और इसमें थोड़ा सा भाग खाली छोड़ा जाता है जो 1/3 भाग होता है जो पोल का कार्य करता है। यहाँ पे देखो इसकी लंबाई इतनी सी है और इसके व्यास जो है, व्यास ज्यादा है, और वैसे ये इस प्रकार से दिखाई देगा, तो ये व्यास है, ठीक है, ये व्यास है दोस्तों, ध्यान रखना, ये दिखाई दे रहा है, ये फ्रंट से यानी इधर से देखने पर ये है। अब इसमें पोल की बात करते हैं बेलनाकार में, तो भैया 2 या 4 पोल हम प्रयोग करते हैं, जबकि इसके अंदर जो पोल होते हैं 6 से लेकर के 40 होता है। यहाँ पे इसकी जो गति होती है वो ज्यादा होती है, और कितनी होती है, तो हम बात करेंगे मेरे दोस्तों यहाँ पे 1500, क्या गति जो होती है ना वो 1500 से 3000 आरपीएम होती है, कितनी, 1500 से 3000 आरपीएम होती है, जबकि यहाँ 150 से और 1000 आरपीएम तक होती है। आप 40 पोल पे निकाल के चेक कर लेना, यहाँ 150 ही आएगा, कई किताबों में 350 दे रखा है जो गलत है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 1000 आरपीएम तक होता है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं मेरे दोस्तों कि जो व्यास होता है वो कम होता है, तो 0.5 से लेकर के 1.5 तक होता है, जबकि इसमें अधिक होता है, वो 3 से लेकर के 6 मीटर तक इसके अंदर क्या होता है, व्यास होता है। अब लंबाई क्या होगी, लंबाई दोस्तों इसमें क्या होती है, अधिक होती है, और इसमें लंबाई क्या होती है, इसमें कम होती है। इसका संतुलन इसमें अच्छा होता है, बैलेंस अच्छा बनाता है, जबकि ये ज्यादा व्यास होने के कारण ये वाइब्रेट ज्यादा करता है, तो ये क्या होता है, खराब होता है। क्लियर भाई, क्या हो रहा है ये, सरक भाई, अरे क्या हो गया रे, हाँ जी, आगे देखो। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो आवाज होगी वो सैलिएंट, इसकी बेलनाकार की तो कम होगी और इसकी क्या होगी, ज्यादा, या हंटिंग इसमें कम होती है और सैलिएंट में ज्यादा होती है। मैं बात करूंगा अभी केंद्रीय जो बल होता है ये अधिक सहन करता है और ये निम्न सहन करता है। इसकी क्षमता की बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, 50,000 केवीए से लेकर के 2 लाख केवीए तक होती है, और इसके 5,000 से लेकर के 20,000 केवीए तक इसकी क्षमता होती है। आउटपुट वोल्टेज की बात करते हैं तो दोस्तों ये 11 केवी या 33 केवी होता है, जबकि ये 11 केवी से क्या होता है, कम होता है। कीमत की बात करते हैं तो इसकी कीमत अधिक होती है और इसकी कीमत क्या होती है, कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। दक्षता की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो बेलनाकार है इसकी दक्षता ज्यादा होती है और इसकी दक्षता क्या होती है, कम। अब वेरी वेरी मोस्ट आता है उपयोग, ये ज्यादातर पूछा जाता है। तो बेलनाकार का जो उपयोग किया जाता है ना, वो ध्यान रखना थर्मल पावर प्लांट में करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में जो अल्टरनेटर होता है वहां पे, टर्बो अल्टरनेटर होता है वहां पे किया जाता है, वास्प टर्बाइन अल्टरनेटर होता है वहां पे किया जाता है। इसके अलावा जो आपके परमाणु पावर प्लांट होता है वहां पे जो अल्टरनेटर प्रयोग होता है तो वहां भी किया जाता है। जबकि सैलिएंट का कहां करेंगे, हाइड्रो टर्बाइन अल्टरनेटर में, आईसी इंजन टर्बानेटर में। इसके अलावा पवन चक्की जो होती है वहां भी हम प्रयोग करते हैं। वायु अंतराल इसमें तो दोस्तों समान होता है, लेकिन यहाँ असमान होता है। और विशेष बात इसमें यह है कि इसमें 1/3 भाग पर खाली स्थान रखा जाता है जो पोल का कार्य करता है। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों यहां बात करेंगे एक्साइटर यानी उत्तेजक। यह एक छोटा डीसी शंट जनरेटर होता है। यह 110 से 250 वोल्ट डीसी उत्पन्न करता है। इसे अल्टरनेटर की शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। दोस्तों यहां पे मैं अन्य भाग की और बात करता हूं
तो जैसे शाफ्ट है, एंड प्लेट है, बेरिंग है, टर्मिनल बॉक्स है, आई बोल्ट यानी हुक है, बेस प्लेट आधार है, कपलिंग है, नेम प्लेट है, नट बोल्ट है, स्लिप रिंग है, ब्रश। तो ये सारे भाग हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पे अल्टरनेटर के प्रकार। जो घूमने वाले भाग के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसको बहुत अच्छे से समझना थोड़ा सा, और मैं अच्छे से समझा रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक समझना, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये फील्ड पोल है, ये इसमें घूमने वाला भाग है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाम पढ़ो इसका, रोटेटिंग आर्मेचर। रोटेटिंग आर्मेचर, आर्मेचर का मतलब यहां आर्मेचर वाइंडिंग से है, आर्मेचर का मतलब आर्मेचर वाइंडिंग से है। और फील्ड का मतलब फील्ड पोल नहीं, फील्ड वाइंडिंग से है। तो भैया फील्ड वाइंडिंग क्या है? स्थिर। आर्मेचर वाइंडिंग क्या है? रोटेट। समझना ध्यान से, फील्ड वाइंडिंग क्या है? स्थिर, यानी कि ये फील्ड वाइंडिंग है जो स्थिर है फील्ड पोल पर। आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट है, क्यों? क्योंकि वो आर्मेचर पर लपेटी गई है। तो मेरे दोस्तों इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर पर और फील्ड वाइंडिंग फील्ड पोल पर स्थापित करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो, फील्ड वाइंडिंग रोटेट है, आर्मेचर वाइंडिंग स्थिर है। भाई साहब आर्मेचर वाइंडिंग तो क्या है? स्थिर। इसका मतलब स्थिर तो स्टेटर है, तो यहां पे ये जो वाइंडिंग होगी, यहां पे ये जो वाइंडिंग होगी वो तो कौन सी होगी? तो हम कहेंगे आर्मेचर वाइंडिंग है ये तो। और यहां पे देखो फील्ड क्या है? रोटेट है। फील्ड क्या है? रोटेट है। तो रोटेट तो अंदर वाला भाग है ना, रोटेट तो अंदर वाला भाग है। तो इसमें जो वाइंडिंग होगी ना, इसमें जो वाइंडिंग होगी वो कौन सी होगी? तो हम कहेंगे भैया अंदर फील्ड वाइंडिंग होती है। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक ही काम बताया था कि भैया फील्ड वाइंडिंग को कहीं भी लपेटो, उसका एक ही काम है, चुंबकीय फ्लक्स पैदा करना। और आर्मेचर वाइंडिंग का एक ही काम है, कहीं भी लपेटो ईएमएफ पैदा करना। तो यहां से ईएमएफ इसमें तो यहां पैदा हो रहा है, और इस ईएमएफ को हम क्या कर रहे हैं? यहां 3 स्लिप रिंग। भाई देखो, अगर सिंगल फेज है तो 2 स्लिप रिंग, थ्री फेज स्टार है, 3 फेज स्टार है तो 4 स्लिप रिंग लगाएंगे यहां पे, ठीक है। और 3 फेज यहां डेल्टा संयोजन है तो भैया 3 स्लिप रिंग लगा करके आउटपुट ले लेंगे। अब इसमें ईएमएफ कहां मिलेगा? कि आर्मेचर वाइंडिंग पर। आर्मेचर वाइंडिंग कहां है? ये रही। तो आर्मेचर वाइंडिंग यहां है, तो भैया इसमें तो यहां से पैदा करेंगे, यहां से। तो मुझे ये बताओ, ये वाइंडिंग है, ठीक है, ये स्टेटर पे, तो यहां स्लिप रिंग लगेगी क्या? यहां तो डायरेक्ट ज्वाइंट करके ले लो, ये भाग तो स्थिर है पूरा का पूरा। तो यहां पे चाहे ये सिंगल फेज हो, चाहे ये 3 फेज डेल्टा हो, चाहे 3 फेज स्टार हो, यहां आउटपुट लेने के लिए एक भी स्लिप रिंग प्रयोग नहीं करते। लेकिन इस पूरे अल्टरनेटर के अंदर 2 स्लिप रिंग प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डीसी सप्लाई पहुंचाएंगे चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाने के लिए। तो यहां 2 स्लिप रिंग हम प्रयोग करते हैं। तो यहां चाहिए कितने भी फेज का हो, इसमें केवल 2 स्लिप रिंग प्रयोग करते हैं। जबकि इसमें सिंगल फेज है तो 2 स्लिप रिंग, थ्री फेज डेल्टा है तो 3, और 3 फेज स्टार है तो यहां पे 4 स्लिप रिंग हम प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब देखो ध्यान से आगे, यहां पे हम बात करते हैं, इसमें फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर, ठीक है, और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर स्थापित करते हैं। जबकि इसमें उल्टा है, आर्मेचर वाइंडिंग तो स्टेटर पे तथा फील्ड वाइंडिंग रोटर पर हम स्थापित करते हैं। अब दोस्तों उत्पन्न ईएमएफ, इसके अंदर तो भाई आर्मेचर पे ही तो ईएमएफ कर रहे हैं, तो ये छोटा सा है, ये छोटा सा है, तो भाई साहब ये छोटा सा ईएमएफ देगा, ठीक है। तो इसमें ईएमएफ क्या होता है? कम, और इसमें ईएमएफ क्या होगा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें तो यहां से ले रहे हैं फील्ड, यहां से फील्ड से, ठीक है, तो यहां से तो इसमें ज्यादा होता है। नेक्स्ट स्लिप रिंग की बात करते हैं। सिंगल फेज है तो 2, 3 फेज डेल्टा है तो 3, और स्टार है तो 4। चाहे फेज की संख्या कितनी भी हो, स्लिप रिंग केवल 2 ही प्रयोग होती है, और वो भी भाई साहब जो हमारा भाग घूम रहा है वहां डीसी पहुंचाने के लिए। स्पार्किंग की बात करते हैं तो इसमें अधिक होती है क्योंकि 3 स्लिप रिंग है, और इसमें नगण्य होती है। दक्षता इसकी निम्न होती है, इसकी क्या होती है? उच्च होती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ताम्र वाइंडिंग। ताम्र वाइंडिंग इसमें निम्न होगी, इसमें उच्च होगी। ताम्र हानि
इसमें निम्न, इसमें उच्च, इसका उपयोग निम्न होता है, इसका उपयोग क्या होता है, अधिक किया जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स का उत्पादन फील्ड पोल द्वारा होता है और इसमें रोटर पोल द्वारा होता है। ईएमएफ का उत्पादन रोटर द्वारा होता है और इसमें स्टेटर के द्वारा होता है। यहां पे उत्तेजित ये स्व उत्तेजित होता है और ये भैया पृथक उत्तेजित, इसको अलग से एक्साइटर के द्वारा डीसी सप्लाई दी जाती है। तो मेरे दोस्तों ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट था, इसको 2-3 बार आप ध्यान से देखना अच्छे से, तो दिक्कत नहीं आएगी। फेज संख्या के आधार पर, तो दोस्तों ये सिंगल फेज है, इसका मतलब है सिंगल फेज एसी पैदा करेगा, तो यह सिंगल फेज 250 वोल्टेज सप्लाई उत्पन्न करता है। और 3 फेज अल्टरनेटर ये 3 फेज एसी सप्लाई उत्पन्न करने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आता है प्राइम मूवर के आधार पर। तो वाष्प टरबाइन अल्टरनेटर, जल टरबाइन अल्टरनेटर और डीजल इंजन। तो दोस्तों इसको तो कल तरीके से पढ़ेंगे यहाँ पे कि ये वाष्प के द्वारा कैसे पैदा करते हैं, जल के द्वारा कैसे, और डीजल के द्वारा कैसे होता है। ठीक है ना, तो ये कल पढ़ेंगे। अब आगे देखो, उत्तेजना के आधार पर स्व उत्तेजित अल्टरनेटर। तो इसमें फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई रोटर शाफ्ट पर स्थापित एक्साइटर द्वारा हम क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। इसका उपयोग रोटेटिंग आर्मेचर स्थिर फील्ड द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रदान करते हैं। एक होता है पृथक उत्तेजित, यानी अलग से सप्लाई दी जाती है। इसमें फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई अलग से बैटरी या जनरेटर द्वारा प्रदान करते हैं। तो इसका उपयोग कहां करते हैं, तो रोटेटिंग फील्ड स्थिर आर्मेचर अल्टरनेटर में किया जाता है। दोस्तों यहां पे बात करते हैं अब सप्लाई आवृत्ति, यानी आवृत्ति कैसे ज्ञात करते हैं, तो एफ बराबर पीएन बटा 120। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, एन जो है यहाँ पे आरपीएम है, अगर यहाँ आरपीएस है तो उसके आधार पे आपको निकालना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। तो यहाँ पे कोई भी अगर चीज आपको दे रखी है, जैसे 4 पोल दे दिया, एन यानी 3000 आरपीएम दे दिया, और एफ पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, पी की जगह 4 रखना है, एन की जगह 3000 रखना है, 120 की जगह 120। यहाँ 3 से 120 को इससे काटा, 0 से 0 काट दिया, इससे 4 से काट दिया, 4 ये काट दिया, तो कितना बचेगा, सीधा 100 हर्ट्ज होती है। क्लियर यहाँ पे, आगे देखो। तो दोस्तों अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन यानी वोल्टता नियमन। तो अल्टरनेटर में नो लोड अवस्था से फुल लोड अवस्था तक वोल्टेज मान में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, वोल्टता नियमन। ये होता क्या है समझिए ध्यान से। मैंने कहा कि ये, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, लोड। तो दोस्तों मैंने कहा शून्य लोड लगाया, जब शून्य लोड था तो मैंने मान लिया कि 400 वोल्टेज है। जब मैंने पूरा ही लोड दे दिया, पूरा डेकोरेशन जो भी है, तो यहाँ भाई साहब 380 वोल्टेज रह गया। तो यहाँ 400 था और यहाँ पे कितना रह गया, तो मैं कहूंगा यहाँ पे 380 रह गया। तो इस 400 से और 380 तक जो वोल्टेज परिवर्तन हुआ, जीरो लोड से या जीरो लोड अवस्था से फुल लोड अवस्था के बीच में, ये जो वोल्टेज परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन को ही वोल्टता नियमन कहते हैं। तो दोस्तों नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे में फुल लोड, यानी VNL माइनस VFL अपॉन में VFL, ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला होता है। क्लियर, VNL को हम V0 भी लिख सकते हैं और इसे तो V लिखेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा क्या होना चाहिए, तो अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा निम्न होना चाहिए, कोशिश करेंगे, ये नहीं होता है, होना चाहिए लगभग कितना, तो 1 से 3% होता है। आदर्श अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। वोल्टेज रेगुलेशन पावर फैक्टर पर हमेशा क्या होता है, निर्भर करता है। अग्रगामी पावर फैक्टर के लिए लोड बढ़ाने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है, जिससे वोल्टता नियमन क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, कम हो जाता है। और ध्यान रखना, जो पश्चगामी पावर फैक्टर है ना, उसके लिए लोड बढ़ाने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, घटता है। तो ये ध्यान रखना। अब देखो वोल्टेज रेगुलेशन की दोस्तों विधियां, तो यहां एक होता है EMF विधि। यह एक निराशावादी विधि होती है, क्योंकि इसमें प्राप्त वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो वास्तविक मान से अधिक हो जाता है। तो दोस्तों वास्तविक मान से अधिक होता है तो वो तो निराश ही करेगा ना, कोशिश तो ये चाहेंगे कम से कम हो, तो ये तो निराश ही करता है। तो EMF जो विधि होती है इसमें निराशावादी विधि कहते हैं, तो ये तुल्यकालिक विधि भी कहते हैं। अब आता है MMF विधि।
यह एक आशावादी विधि होती है क्योंकि इसमें प्राप्त वोल्टेज रेगुलेशन का मान वास्तविक मान से क्या होता है, कम होता है। इसे एम्पियर टर्न विधि भी कहते हैं। ठीक है, पोटियर या पोसियर विधि, जिसे शून्य शक्ति गुणांक विधि भी कहते हैं, यह वोल्टता नियमन की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। क्या? वोल्टता नियमन की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, अल्टरनेटर में हंटिंग दोष या फेज स्विंगिंग दोष होता है। तो अल्टरनेटर में अचानक लोड बढ़ता है तो रोटर कंपन करता है, तो वह हंटिंग दोष कहलाता है। थोड़ी देर पहले मैंने सिंक्रोनस मोटर में बताया था कि अचानक लोड का मान बढ़ जाता है तो रोटर कंपन करने लगता है, तो वही क्या कहलाएगा, हंटिंग दोष कहलाता है। निवारण क्या है कि रोटर पोल पर मोटे तांबे तार की शॉर्ट सर्किट डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग करके, फ्लाई व्हील प्रयोग करके और डैम्पर वाइंडिंग लेंज नियम पर कार्य करती है। तो यहाँ पे दो निवारण होते हैं। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष, तो दोस्तों ये क्या है, डीसी जनरेटर में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां और देख लीजिए। जब मुख्य चुंबकीय फ्लक्स होता है, इसको रोटर फ्लक्स द्वारा क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। भाई ये आपका मैन फ्लक्स है, यानी मैन फील्ड पोल, और बीच में रोटर है, तो ये भी चुंबक पैदा कर रहा है, और इसका चुंबक जो है आर्मेचर का, ये रोटर का जो चुंबक है, ये इसके चुंबक को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, और यही आर्मेचर प्रतिक्रिया या आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। अब ये तीन प्रकार का है। तो चुंबकीय प्रभाव, जब रोटर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स की दिशा में होता है, यानी कि सपोज कीजिए ऐसे, तो ये इस दिशा में है और ये इधर जा रहा है, ये एन है, ये एस है, तो यहाँ पे ये इस दिशा में है और ये भी इस दिशा में है, तो फ्लक्स की दिशा में होता है तो इसमें चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। तो और इसमें टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घटता नहीं है, बढ़ता है। और एक होता है ऊपर ये 90 डिग्री पे तो क्रॉस होता है, और ये आमने सामने होता है तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अचुंबकन प्रभाव यानी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, जब रोटर का चुंबकीय फ्लक्स मुख्य चुंबकीय फ्लक्स के विपरीत यानी 180 डिग्री दिशा में विरोध करता है, तो वह क्या कहलाएगा, अचुंबकन प्रभाव कहलाता है, और इसमें कुछ टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है। एक होता है आपके प्रतिक्रिया चुंबकन प्रभाव, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, जब रोटर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स के लंबवत यानी 90 डिग्री, भाई आपका चुंबकीय फ्लक्स ऐसे है और रोटर का फ्लक्स ऐसे विरोध कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, लंबवत यानी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव कहलाएगा। तो इसमें भी क्या होता है, चुंबकीय वोल्टेज जो होता है यानी कुछ टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है। निवारण क्या है, तो दोस्तों इसका निवारण समझ लीजिए। पहला निवारण होता है कि फील्ड वाइंडिंग में कुछ टर्न बढ़ा करके अचुंबकन प्रभाव दूर करते हैं। दूसरा क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लेकिन विपरीत दिशा में कुछ टर्न लगाकर अचुंबकन प्रभाव को क्या करते हैं, कम करते हैं, और ये विधि बड़ी मशीनों में करते हैं और ये विधि छोटी मशीनों में करते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। रोटर तथा स्टेटर के मध्य वायु अंतराल बढ़ाकर अचुंबकन प्रभाव को क्या करते हैं, हम कम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कार्बन ब्रश को जीएनए से आगे एमएनए तक किसका करके क्रॉस चुंबकीय प्रभाव को दूर करते हैं। पांचवा निवारण है कि फील्ड पोल के 1/3 भाग पर खांचा काटकर क्रॉस चुंबकीय प्रभाव को क्या करते हैं, कम करते हैं। नेक्स्ट आगे दोस्तों बात करते हैं, पश्चगामी पावर फैक्टर पर अचुंबकन प्रभाव होता है, अग्रगामी पावर फैक्टर पर अचुंबकन प्रभाव होता है, और इकाई पावर फैक्टर पर क्रॉस चुंबकीय प्रभाव होता है। यानी पश्चगामी पे तो अचुंबकन प्रभाव, अग्रगामी पावर फैक्टर होगा तो यहाँ पे चुंबकन प्रभाव होगा, और इकाई जो होता है इकाई पावर फैक्टर, तो उस पे क्रॉस चुंबकीय प्रभाव होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने देखो ये बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है यहाँ पे, और ये देखिएगा यहाँ पे समझो, एक है चुंबकन प्रभाव, एक है अचुंबकन प्रभाव, और एक है क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। ठीक है ना, शक्ति गुणांक यहां पे लिया, तो मेरे दोस्तों चुंबकन जो प्रभाव है उस समय अल्टरनेटर का पावर फैक्टर क्या होगा, अग्रगामी। जब अचुंबकन है तो पावर फैक्टर क्या होगा, पश्चगामी, और क्रॉस पे क्या होगा, इकाई। क्लियर। जब अचुंबकन होता है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, हम कहेंगे बढ़ेगा,
अचुंबकन होता है, ये तो चुंबकन है, ये अचुंबकन होता है तो घटता है, और क्रॉस पे भी क्या होता है, घटता है। ठीक है, अब वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों अग्रगामी जब होता है पावर फैक्टर, तो यहां वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ऋणात्मक। जब पश्चगामी होता है तो क्या होता है, धनात्मक। और जब इकाई होता है तो भैया निम्न होता है। क्लियर। जब अग्रगामी अग्रगामी पावर फैक्टर होगा तो लोड क्या होगा, कैपेसिटी होता है। जब पश्चगामी होता है तब लोड क्या होता है, इंडक्टिव। और जब इकाई होता है तो ये रजिस्टिव लोड होता है। क्लियर। यहां पे टर्मिनल वोल्टेज धारिता के समानुपाती होता है, जबकि यहां टर्मिनल वोल्टेज जो होता है ये किसके, इंडक्टिव के विलोम अनुपाती होता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे दोस्तों बात करते हैं, यहां पे ये लीजिएगा अल्टरनेटर ईएमएफ समीकरण। अब दोस्तों यहां पे आपको याद रखना है कि फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है, तो यहां पे ये औसत मान होता है क्या कि 2 5 F। ठीक है, औसत तो औसत ईएमएफ तो ये हो गया, और अपन को निकालना है वी आर एम एस मान निकालना है। तो करना क्या है, फॉर्म फैक्टर को इंटू करना है औसत मान से। तो फॉर्म फैक्टर कितना होता है 1.11, तो ये 2.11 5 F होता है, जेड होता है। अगर यहाँ पे जेड यानी चालकों की संख्या दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर जेड बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, 2T यानी टर्नों की संख्या दे रखी है, तो फिर अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे आपको। ठीक है, 4.44 5FT होगा। और यहाँ पे पूरा कंप्लीट केडी केपी होता है। केपी का मतलब होता है पिच फैक्टर, और केडी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है ये, तो बी एल बी साइन थीटा होता है। बी का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, एल का मतलब होता है चालक की लंबाई, वी का मतलब होता है चालक का वेग, और यहाँ साइन थीटा का मतलब होता है जो आपके रोटर और स्टेटर दोनों के मध्य जो कोण होता है चुंबकीय फ्लक्स में, तो वो। ठीक है, यहां पे जैसे कि बात करते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। किसी अल्टरनेटर में 1000 चालक 10 मिली वेबर चुंबकीय फ्लक्स को काटते हैं, तो उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात कीजिए। सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, तो हम कहेंगे चालक दे रखे हैं। चालक दे रखे हैं तो इसमें दिक्कत नहीं है, 2.22 5FZ होता है। तो 2.22 तो रख दिया, फाई का मतलब यहाँ पे रख दिया दोस्तों, ये फाई है तो 10 और मिली का मतलब है 10⁻³ ठीक है। एफ का मतलब एफ कितना 50, चलो 50 रख दिया, और जेड का मतलब ये 1000 है। तो दोस्तों 3 जीरो है तो 1 2 और 3 ये तो गया इससे। ठीक है, अब सीधा अब ये 2 जीरो, ये पॉइंट और है तो इसको हटाओ यहां से, तो 1 जीरो और ये 1 जीरो गया। तो अब ये 222 हो गया, और इधर बच गया 5, बस ये बच रहा है। तो सीधा कर लीजिए, तो 1110 हो गया, और 1110 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 1.11 किलो वोल्ट होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये सवाल भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, और यहां पे इसको देख लीजिए। चलो, किसी अल्टरनेटर में 5 मीटर चालक को 50 मीटर प्रति सेकंड वेग से 10 मिली वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स को काटता है, तो उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात कीजिए यदि स्टेटर व रोटर के मध्य 90 डिग्री अंतर हो। तो दोस्तों बी एल बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पे रखते हैं, बी का मतलब तो ये हो गया, ठीक है, बी एल का मतलब ये हो गया, और वी का मतलब ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे वी का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो सॉरी, ये 50 मीटर पर सेकंड है ना, और साइन 90। तो यहाँ पे अब मेरे दोस्तों यहाँ पे देखो, जैसे हल करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको भाई हल कर लेना, साइन 90 का मान निकाल लेना, और यहाँ पे 50 है, और इसका आराम से तो कितना आ जाएगा 2.5 वोल्ट आता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ अल्टरनेटर की हानियां। तो हानियां तो मैंने आपको अच्छे से समझा दी। ताम्र हानि यानी कॉपर लॉस। तो दोस्तों इसके उपनाम की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे परिवर्तित हानि, वेरिएबल हानि, चर हानि, चल हानि, प्रतिरोधी हानि, ओमिक हानि होता है। और किस पर निर्भर करता है, तो ये लोड पर निर्भर होती है, जबकि यह आवर्ती पर निर्भर नहीं होता है। और ये आपके एसी और डीसी दोनों पे क्या करता है दोस्तों, ताम्र हानि कार्य करती है। कारण
पूछता है कि भैया ताम्र हानि क्या है, तो हम कहेंगे ताम्र वाइंडिंग में उत्पन्न प्रतिरोध व ऊष्मा के कारण ताम्र हानि होती है। और निवारण की बात करते हैं तो भैया लोड को कम कर दीजिए, यहाँ पे ताम्र हानि क्या हो जाएगी, कम। परीक्षण की बात करते हैं तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट या लघु परिपथ परीक्षण से क्या करते हैं, ताम्र हानि को कम करते, वो सॉरी चेक करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट या फिर आप कह सकते हो फुल लोड। ठीक है, सूत्र ये हो ही गया, ताम्र हानि बराबर आई स्क्वायर आर। तो ताम्र हानि होती है वो आई यानी धारा के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। लोहा हानि आयरन लॉस, दोस्तों इसमें देखो उपनाम, चुंबकीय हानि कह दीजिए, मैग्नेटिक लॉस कह दीजिए, कोर हानि कह दीजिए, क्रोड हानि कह दीजिए, स्थिर हानि कह दीजिए, कांस्टेंट हानि कह दीजिए, अचल हानि कह दीजिए, अचल हानि कह दीजिए, या चल हानि कह दीजिए। कौन सी, चल, या परिवर्तित हानि कह दीजिए इसको, कौन सी, परिवर्तित हानि कह दीजिए। यह लोड पर निर्भर नहीं होती, ध्यान रखना कहां पर निर्भर होती है, तो ये आवृत्ति पर निर्भर होती है, और ये मेरे दोस्तों ओनली फॉर एसी पर ही निर्भर होती है, डीसी पर बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये परीक्षण किस परीक्षण द्वारा ज्ञात करते हैं, तो ओपन सर्किट टेस्ट जिसे खुला परिपथ, या फिर आप कह सकते हो नो लोड टेस्ट के द्वारा ज्ञात करते हैं। अब ये दो प्रकार की होती है लो हानि। पहली होती है स्ट्रेसिस हानि जिसे शैथिल्य हानि या मंदायन हानि कहते हैं। कारण एसी परिवर्तन मान के कारण बार बार चुंबकन व विचुंबकन हो जाता है भैया कोर का। तो निवारण, कोर में 3 से 5% सिलिकॉन मिला करके और स्ट्रेसिस हानि को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो नीटा बी मैक्सिमम की पावर 1.6 एफ वी होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है, और ये जो है ये क्या है, कोर का आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एडी करंट यानी भंवरधारा हानि जिसे झोंकेदार या फोकाल्टो हानि कहते हैं। लोहे क्रोड में उत्पन्न ऊष्मा व प्रतिरोध के कारण होती है। क्रोड को पटलित या पत्तीनुमा स्टैंपिंग या संस्थापित करके और इसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं। प्रत्येक पत्ती या लेमिनेशन की मोटाई 0.35 से लेकर 0.50 mm करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक के और लगा लेना ना, तो यहाँ पे डब्ल्यू ई बराबर के बी मैक्सिमम स्क्वायर एफ का स्क्वायर, और ये क्या है टी, टी यानी लेमिनेशन की मोटाई का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें एडी करंट जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती, जबकि स्ट्रेसिस होती है वो केवल फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे यांत्रिक हानि यानी मैकेनिकल हानि या गुणात्मक हानि या चक्रीय हानि। तो बैरिंग घर्षण, वायु घर्षण, ब्रश या स्लिप रिंग घर्षण के कारण होता है। और निवारण क्या है, तो बैरिंग में स्नेक यानी लुब्रिकेंट या मोबिल ऑयल प्रयोग करके अपन क्या करते हैं, इस हानि को दूर करते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है, ताम्र हानि, और सबसे कम कौन सी होती है, तो वायु हानि होती है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हम पढ़ते हैं अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन यानी तुल्यकालीकरण। तो दोस्तों तुल्यकालीकरण का मतलब यही होता है कि जैसे दो या दो से अधिक अल्टरनेटर है और इन सभी को आप किस में जोड़ दीजिए, यहाँ पे मैं बात करूंगा ये समांतर क्रम में जोड़ दीजिए ऐसे, और समांतर क्रम में जोड़कर चलाते हैं तो उसे तुल्यकालीकरण कहते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे एक अकेला लोड सहन नहीं कर रहा, तो लोड ज्यादा हो गया तो अड़ोसी पड़ोसी को सबको बुला लिया और सबको समांतर क्रम में जोड़ करके चलाते हैं, तो अब लोड आसानी से उठा लेते हैं। तो दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़कर चलाना ही क्या कहलाता है, उसे अल्टरनेटर या सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पे नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखो अब जोड़ने की शर्तें क्या क्या है। तो भैया यहां सभी वोल्टेज समान होने चाहिए। दूसरा है सभी के फेज क्रम क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। सभी की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। सभी की क्षमता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और सभी के फेज क्रम क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। भैया वोल्टेज समान होना चाहिए, फेज क्रम समान होना चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, क्षमता समान होनी चाहिए, फेज कोण भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। पहले से चल रहे अल्टरनेटर को तो रनिंग मशीन कहते हैं और बाद में जोड़ते हैं उसे हम इनकमिंग मशीन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन की जो विधियां होती है वो अदीप्त लैंप विधि जिसे काला लैंप या डार्क लैंप कहते हैं। इसमें मेरे दोस्तों करते क्या है कि यहाँ पे एक तो पहले से चल रहा है और एक बाद में, जो बाद में जोड़ते हैं उसे इनकमिंग कहते हैं। यहाँ पे 3 लैंप लगाते हैं और ये देखो समान फेज में लग रहे हैं, पहला वाला पहले में, दूसरा वाला दूसरे में, तीसरा वाला तीसरे में। दोस्तों ये लैंप क्या है, शुरू में तो जलते रहते हैं,
लेकिन जैसे ही ये लैंप, ये जो अल्टरनेटर है, ये इसके बराबर आ जाता है क्षमता में, तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों एक साथ बंद हो जाते हैं, और बंद होने का अर्थ होता है कि ये तुल्यकालीकरण के लिए सही है, और यहाँ पे सर्किट को ऑन करके इसको चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखो, यानी एक तरफ है अवस्था और एक तरफ है कारण। अगर सपोज करो जब लैंप धीमे जल रहे हैं, इसका मतलब है वोल्टेज निम्न है, तो वोल्टेज बढ़ाओ। जब लैंप एक साथ नहीं जलता है तो यहां फेज क्रम में क्या होता है, अंतर होता है। लैंप का बार बार जलना बुझना तो हम कहते हैं भैया फ्रीक्वेंसी में अंतर आता है। जब सभी लैंप बंद हो जाए तो अल्टरनेटर तुल्यकालीकरण के लिए क्या होता है, तैयार होता है। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। यहां पे अगला था, यानी इस विधि में सभी लैंप समान फेज में होते हैं। अब इसमें क्या है कि सारे लैंप असमान में है, तो शुरू में तो क्या होते हैं, बंद, और बाद में जब एक साथ जल जाते हैं, जब एक साथ जल जाते हैं तो ये तुल्यकालीकरण के लिए क्या होता है, तैयार होता है। दोस्तों इसमें भी वही चीज है कि यहाँ पे हम कह रहे हैं ये अवस्था और ये कारण, तो शुरू के जो तीन है ना, ये तो सेम है, लेकिन ये चौथा अलग है। क्या कह रहा है ये कि जब सभी लैंप जल जाए तो ये तुल्यकालीकरण के लिए क्या रहता है, चालू रहता है, और यानी इसमें सभी लैंप क्या होते हैं, असमान फेज में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अदीप्त, यानी दीप्त अदीप्त, यानी ब्राइटनेस व डार्क लैंप। इसमें एक लैंप तो समान और बाकी भाई साहब दो अलग अलग है। देखो दूसरा वाला तो तीसरे में और तीसरा वाला दूसरे में होता है। तो इसमें देखो ध्यान से, अब इसमें शुरू के जो तीन है वो तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, लेकिन तीसरा क्या कह रहा है कि जब समान फेज वाला लैंप बुझ जाए वह असमान फेज वाला लैंप क्या हो जाए, जल जाए, तो अल्टरनेटर तुल्यकालीकरण के लिए क्या होता है, तैयार रहता है। दोस्तों एक विधि ये आती है आपकी सिंक्रोस्कोप विधि। तो सिंक्रोस्कोप में क्या होता है, एक सिंक्रोस्कोप मीटर होता है ये, जिसमें 2 फेज मोटर लगी होती है। क्लियर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी के द्वारा और सबसे बेस्ट विधि है, ध्यान रखना। इस विधि में सिंक्रोस्कोप मीटर होता है जिसके द्वारा आवृत्ति से तुल्यकालीकरण की जांच करते हैं। इसमें रोटर वाइंडिंग को सिंक्रोनस बसबार तथा स्टेटर वाइंडिंग को मैन बसबार से संयोजित किया जाता है। इस मीटर के पैमाने पर एक ओर लो तथा दूसरी ओर हाई लिखा होता है और मध्य में 0 लिखा होता है। ठीक है। यदि मीटर शून्य आवृत्ति दर्शाता है तो अल्टरनेटर तुल्यकालीकरण के लिए क्या रहता है दोस्तों, तैयार रहता है। अब तुल्यकालीकरण के लाभ देख लीजिए कि भाई इसको समांतर में क्यों जोड़ते हैं। तो इसमें अतिरिक्त लोड को आसानी से उठा लेते हैं। इसमें अल्टरनेटर की दक्षता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें अल्टरनेटर का जीवन काल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसमें यदि एक अल्टरनेटर खराब हो जाता है तो मेन सप्लाई क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ हानियां क्या है, तो हानि हम कहते हैं कि यह विधि महंगी होती है, आवाज अधिक होती है और इसकी देखभाल भी अधिक होती है। अब दोस्तों यहाँ पे इनकमिंग मशीन पर लोड शिफ्ट करना होता है, यानी कि सपोज कीजिए एक से एक अल्टरनेटर है, दूसरा है, तो भैया इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कैसे, तो धीरे धीरे लोड शिफ्ट करना पड़ता है। इस प्रकार की विधि में इनकमिंग अल्टरनेटर प्राइम मूवर तथा डीसी उत्तेजना को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और रनिंग अल्टरनेटर के प्राइम मूवर व उत्तेजना को धीरे धीरे घटाया जाता है, यानी एक के को बढ़ाया जाता है, एक के को घटाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अब, यदि लोड अचानक शिफ्ट किया जाता है तो इनकमिंग अल्टरनेटर पर स्पार्किंग अधिक होती है। वांडी ग्राफ अल्टरनेटर होता है, इसमें वेव वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। इसका उपयोग रेलवे में करते हैं और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर क्या करता है दोस्तों, कार्य करता है। और इसमें निम्न धारा उच्च वोल्टेज प्रवाहित होती है। यहां पे दोस्तों बात करते हैं एक है होमोपोलर अल्टरनेटर, इसमें लैंप वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। यह लैंप यह निम्न वोल्टेज उच्च धारा प्रकार की होती है
यह डिस प्रकार की होती है। तो होमोपोलर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये एक होता है हार्मोनिक समस्या, यह आवृत्ति का जटिलतम रूप होता है, यह 3, 5, 7 संख्या में अधिक होती है। तो हार्मोनिक समस्या को कम करने के जो लिए निवारण होता है वो क्या है, तो हम सीधा सा कहते हैं कि भाई यहाँ पे जैसे शॉर्ट पिच कॉइल का प्रयोग करते हैं, स्टेटर में छड़ों का तिरछा करके करते हैं, स्टेटर में खांचों की संख्या का विषम करके, और यहाँ पे वितरित वाइंडिंग हम प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हार्मोनिक पिच गुणक निकालना हो तो 180 के अंदर हार्मोनिक संख्या 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 कोई सा भी आए 180 में भाग दे देना, तुरंत हार्मोनिक ये पिच गुणांक निकल जाएगा दोस्तों, है ना। और एनवे हार्मोनिक्स को हटाना है, यानी हटाने के लिए कॉइल विस्तार निकालना है, तो 180 में एन का मतलब वही आपका क्या, एन का मतलब होता है हार्मोनिक संख्या, तो यहाँ एक कम कर देना और ये नीचे जो भी है वो लिख देना। ठीक है। जैसे इसमें है, यहाँ किसी अल्टरनेटर के 5वें हार्मोनिक संख्या के लिए पिच गुणक व कॉइल विस्तार ज्ञात कीजिए। तो भैया पिच गुणक तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा, 180 में 5 का भाग दे दीजिए, और कॉइल विस्तार निकालना है तो यहाँ पे 5 तो आएगा ही, यहाँ 5 और यहाँ 4 लिख दो, 144 आ जाएगा दोस्तों, है ना। ये रोटर आवृत्ति यानी ध्रुवों का आधा करके और ध्रुव के बराबर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर अपन ने बहुत अच्छे से दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ बहुत कम समय में 2 चैप्टर अपने हो चुके हैं। आप तरीके से इनको देखिएगा और अपने दोस्तों को प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट यानी कि कल पावर सिस्टम के साथ मुलाकात करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है पावर सिस्टम, और इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पावर सिस्टम के आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो कल धमाकेदार शुरुआत करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।